नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राहु युति प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में अंगारक योग का कैसा प्रभाव जातक के जीवन काल में देखने को मिलेगा, इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने लग्न से लेकर षष्ठ भाव पर्यंत इन 6 भावों में अंगारक योग का कैसा प्रभाव होगा, इस पर हमने चर्चा की। आज हम पुनः 3 भाव, सप्तम, अष्टम भाव और नवम भाव में अंगारक योग का कैसा प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, जातक के जीवन के ऊपर, जातक के ऊपर इस अंगारक योग का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ है, कितना इस दुर्योग से आपको हानि देखने को मिलेगा, कितनी हानि होने वाली है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु जब भी किसी ग्रह के साथ युति बनाते हैं तो एक दुर्योग का निर्माण कर देते हैं। अब आज इस परिवेश में देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि कोई दुर्योग है तो वो दुर्योग केवल और केवल नुकसानदेह ही होगा। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जन्म कुंडली में बनने वाला विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग उत्पन्न होता है, या यूं कहें कि आज के इस परिवेश में विपरीत परिस्थितियों में ही राजयोग उत्पन्न होता है। अंगारक योग को भी वैसे ही ले लीजिए। निसंदेह ये दुर्योग आध्यात्मिक जगत में जातक की उन्नति का कारण नहीं बनेगा। जातक के आध्यात्मिक ज्ञान का यह विकास नहीं कर सकता, लेकिन यह तय है कि यह दुर्योग कहीं न कहीं कई मामलों में जातक को धनवान बनाने वाला बन सकता है, जातक को कार्यक्षेत्र में सफल बना सकता है। मंगल कौन है? तो पराक्रम है, पुरुषार्थ है। राहु कौन है? पापक ग्रह। लेकिन राहु की हम व्याख्या करें उससे पहले हमें यह जानना है कि राहु छाया है। अब जब हमने एक लाइन में कहा कि राहु छाया है तो सीधा सा इसका मतलब हुआ कि राहु का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है, स्वयं के उसके खुद के अस्तित्व की जो चर्चा है वो अलग, अकेले उसके अस्तित्व की कोई चर्चा नहीं। उस जब किसी ग्रह के साथ में आता है तो उसके प्रभाव को हम विशेष रूप से समझते हैं। आमतौर पर हम उसे एक पापक ग्रह कहते हैं। वैसे ऋषियों ने कहा शनिवत राहु, शनि के समान। अब ये छाया ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है, कहना है कि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भावपति के समान, और जिस ग्रह के साथ युति में बैठेगा उस ग्रह के समान स्वरूप बना करके फल देने वाला बन जाएगा। अब मंगल जो कि पराक्रम के कारक हैं, पुरुषार्थ के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, साहस के कारक हैं, उसके साथ राहु जब बैठेगा तो सीधी सी बात है राहु भी अपना ऐसा ही स्वरूप बनाएगा। अब चूंकि ये छाया है तो जहां मंगल के चलते क्रोध होता, क्रोध में व्यक्ति कोई ऐसा कदम जरूरी नहीं है कि उठा लेता जिससे किसी का अहित हो, परंतु छाया ग्रह के साथ हो जाने के कारण इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जातक क्रोध में कोई अहित कर बैठे, क्रोध में कोई बड़ा बुरा कदम उठा बैठे। अब यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं जो कि पूर्व में मैंने बाकी के भावों में या सूर्य और राहु, चंद्रमा और राहु के संयोग के बारे में जब मैं चर्चा कर रहा था तो वहां पर आपको बताया हुआ था कि हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अंगारक योग हो या कोई भी दुर्योग हो, जरूरी नहीं है जन्म कुंडली में एक ही भाव में ये ग्रह दिखाई आपके पड़ रहे हैं तो ये दुर्योग लागू होगा। एक भाव का जो मान है वो 0 से लेकर के 30 डिग्री है, 0 से 30 डिग्री। अब इसी अंश में ये ग्रह कहां कहां बैठे हैं, अगर 12 अंश की दूरी पर हैं एक दूसरे से तो फिर ये दुर्योग में है। करीब में जितना इसके भीतर करीब में होंगे ये प्रबल दुर्योग माना जाएगा, लेकिन ये दूरी ज्यादा है। 20 अंश पर राहु हैं और 5 अंश पर मंगल हैं, तो ये बहुत लंबी दूरी है। फिर ये दूरी, अब जरा गौर करिए, इसमें भी एक और तर्क मैंने देकर के समझाया था कि अगर जिस ग्रह के साथ युति को देखा जा रहा है उसमें गति जिसकी धीमी है वो अगर आगे है और जिसकी गति तीव्र है वो अगर पीछे है तो दुर्योग की कुछ हद तक गणना होगी। जैसे अगर 20 अंश पर
राहु है और 5 अंश पर मंगल है तो लगभग 50% दूरियों की गणना होगी। लेकिन यही अगर उल्टा कर दीजिए कि 5 अंश पर राहु है और 20 अंश पर मंगल है तो ये कोई दुर्योग नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में अंगारक योग नहीं है। अब हम आइए बाकी के भावों में आज इसको समझते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, आप ये जानते हैं ये भाव कितना महत्वपूर्ण है। ये इसलिए केवल महत्वपूर्ण नहीं कि आपके दाम्पत्य का भाव है, ये भाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व के ठीक सामने होता है। लग्न के सामने ये भाव होता है। यहां जो भी ग्रह बैठेगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अपनी 7वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेगा। सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति दाम्पत्य जीवन को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह युति कमजोर करने वाली है। इस युति के होने से दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पहले तो विवाह होने में दिक्कत, इसके बाद विवाह हो जाए तो जीवन साथी के साथ मतभेद, बात बात पर तनाव, अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मान लिया जाए कि यहां अंगारक योग है और उस पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब उस अवस्था में यह दुर्योग दाम्पत्य जीवन में विच्छेद भी कराएगा। यानी अंगारक योग अगर सप्तम भाव में बैठा है तो इसमें परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या इस दुर्योग से केवल और केवल समस्या है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये वही है जहां आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनका सिक्का घर के बाहर तो बहुत चलता है, दुनिया भर के काम करने वो जानते हैं, तरह तरह के ताम झामो करेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, राहु की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, इन दोनों की दृष्टि व्यक्तित्व पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि धन भाव पर, राहु की दृष्टि पराक्रम पर। दुनिया भर के तमाम तरह के वो ताम झाम जानते हैं, हर काम करना जानते हैं, कोई भी काम दे दीजिए वो काम कर लेते हैं, ऊर्जावान होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, बातचीत करने में महारथी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं होता। अब एक सवाल खड़ा होता है, बड़ा गंभीर सवाल, कि मंगल अगर सप्तम में है और सप्तम भाव काम का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है और मंगल ऊर्जा है, तो वहां भी ऊर्जा का प्रयोग होता है, फिर यह मंगल वहां दाम्पत्य को खराब क्यों करता है? क्योंकि यहां ऊर्जा की अधिकता किसी जगह पर डाल दी जाए और ऊपर से साथ ही साथ राहु को डाल दिया जाए। अगर अकेला मंगल है तो बहुत हद तक हम दाम्पत्य को खराब नहीं कहेंगे। मैंने मांगलिक के बारे में जब चर्चा की थी तो साफ शब्दों में बताया था कि एक मांगलिक दूसरे के साथ उसको रख दिया जाए तो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे ऊर्जावान होंगे और उनका दाम्पत्य बेहद सुखद हो सकता है। लेकिन उसमें एक केवल बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला हो और दूसरा उसके वेग को सहने जैसा न हो तो दाम्पत्य खराब हो जाएगा। कन्या भर्तु विनाश है, अगर एक में है तो एक दूसरे का नाश हो करेंगे। लेकिन राहु के साथ होने से यह दाम्पत्य को ज्यादा खराब कर देगा। बाकी के मामलों में आप इसको खराब मत समझिएगा। ऐसा जातक व्यापारी हो, निसंदेह पार्टनरशिप में जब व्यापार करेगा उसको मतभेद होगा, पार्टनर से धोखा मिल जाए, किसी न किसी तरह की परेशानी पार्टनरशिप में हो सकती है या होने की प्रबल संभावना है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्या इस अंगारक योग से जातक को व्यापार में लाभ मिलेगा, 100%। जब व्यक्ति ऊर्जावान होगा तो जाहिर सी बात है अपना काम करना जानता होगा। जब राहु के साथ बैठा है तो ऐसा जातक तिगड़मी होगा, बेहद बुद्धिमान होगा, मंगल और राहु की दृष्टि लग्न पर है, ऐसा जातक ये न केन प्रकारेण अपना काम निकलवाने वाला होगा। इतना बुद्धिमान तो होगा ही कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, उससे काम निकलवाने का मादा वो रखता है। तो ये क्षमता उसके पास ऑलरेडी विद्यमान है। तो निसंदेह अगर वो व्यापारी होता है तो व्यापार में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। नौकरी पेशा हो तो वो बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में उसका दबदबा रहेगा। केवल समस्या उसको अपने घर से होगा, जीवन साथी से होगा, दाम्पत्य जीवन में होगा। और अगर कहीं इसी अंगारक योग पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़े तो दाम्पत्य विच्छेद भी होगा। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या केवल अंगारक योग होने से ही, क्योंकि कई लोगों की कुंडली में होगा तो वो ये सोच लेंगे, बच्चों की कुंडली में लोग प्रायः देखते हैं कि सप्तम भाव में अंगारक योग है तो दाम्पत्य जीवन टूटेगा ही टूटेगा। नहीं, कभी नहीं। केवल एक आध सूत्र पर संपूर्ण विश्लेषण नहीं होता है। हां, जैसा मैंने कहा इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब जरा विचार करें कि मान लिया जाए इसी पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तब भी दाम्पत्य टूटेगा? नहीं, मतभेद तो तब भी होगा, इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव रह जाएगा। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने भर मात्र से इस दुर्योग का दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम या समाप्त हो जाएगा। तो अंगारक योग के सप्तम भाव में होने से आप इतना तो जान लिए कि दाम्पत्य छोड़ दे तो बाकी भावों में जातक के पास धन, संपदा, काम, कार्यक्षेत्र में सफलता इत्यादि सब होगा। तिगड़मी होगा,
चतुर होगा, धूर्त भी आप उसको कह सकते हैं, अपना काम वो निकालना जानता है। अब अपना काम निकालना जानता है तो आमतौर पर लोग उसको धूर्त कहते हैं, जबकि आप अपना काम निकालने वाला धूर्त कैसे हुआ? पर फिर भी कहा तो यही जाता है। तो उस अवस्था में बाकी हर तरफ से ठीक। अष्टम भाव, यहां भी मंगल राहु की युति को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ये अष्टम भाव में मंगल राहु की युति से दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, कई बार ऐसे जातकों को गुप्तांगों से संबंधित रोग, गुप्त रोग से संबंधित इसको परेशानी, गुप्त रोग अथवा उससे संबंधित ऑपरेशन से उसको गुजरना पड़ता है। किसी तरह के गुप्त रोग की संभावना यहां प्रबल रूप से बन जाती है, ऑपरेशन की नौबत प्रबल बन जाती है। स्वास्थ्य के मामले में ये दुर्योग परेशानी खड़ा करता है। जातक की वाणी कड़वी होती है, मुंहफट होता है, मुंह पर बोल देता है, ऐसा बोल देता है जिससे लोग बुरा मान जाएं। एक और सवाल खड़ा हुआ, तो क्या अष्टम भाव में अंगारक योग हर तरह से नुकसान देता है? नहीं। जन्म कुंडली का छठा, आठवां, 12वां यहां पर बैठा पापग्रह केवल और केवल बुरा प्रभाव नहीं देगा, इससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। मंगल को जमीन कहा गया है, राहु और केतु आकस्मिकताओं के कारक हैं। सो आकस्मिक, अब आज के समय में गड़ा धन जमीन से निकलता नहीं, लेकिन आकस्मिक धन हम कह सकते हैं। तो आकस्मिक धन लाभ ऐसे जातकों को खूब होता है, मंगल की दृष्टि लाभ पर पड़ती है। सो धन लाभ के रास्ते उसके जीवन काल में बने ही रहते हैं। धन संचित भी वो कर लेता है, बहुत हद तक पराक्रमी भी होता है, पुरुषार्थी भी होता है और अपने पुरुषार्थ के बल पर वो सफलता हासिल करता है। ऐसे जातकों को विशेष रूप से तंत्र मंत्र से संबंधित क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल होती है। अगर किसी की कुंडली के अष्टम में मंगल राहु की युति हो और उसको अगर सद्गुरु मिल जाए तो ऐसे जातकों को निधि दर्शन, गड़ा जमीन में गड़ा अभी भी धन है, तो ऐसे जातकों को निधि दर्शन की जो सिद्धि है वो हो सकती है। जमीन इत्यादि के मामले में ऐसे जातकों के पास सफलता होती है, जमीन खूब मिलता है, पैतृक संपत्ति भी उसको प्राप्त हो, न भी हो तो वो अपना अर्जित करता है, तो जमीन का लाभ उसको मिलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य को लेकर के उसको चिंता बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है, दुर्घटना, ऑपरेशन की संभावना उसके जीवन काल में बनी रहती है। ये आयु का भाव है, और जहां आयु का समापन हो मृत्यु का भाव भी है। आयु का भाव है, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया है कार्यक्रमों में कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है और भाग्य का ये व्यय कर देता है। अतः इतना अच्छा भाव होने के बावजूद इसे त्रिक भाव कहा गया, बुरे भाव में गिना गया। जबकि ये हमारे आयु का, हमारी जन्म कुंडली का अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण भाव है तो वो यही है असल में। अगर आज इस परिवेश में देखें जहां बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, एक लंबी आयु चाहिए, अच्छी आयु चाहिए, बल्कि क्वांटिटी में आयु चाहिए, क्वालिटी में हो चाहे ना हो, तो उस अवस्था में देखें तो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण भाव है ये, क्योंकि आयु है ये। लेकिन चूंकि शास्त्र इस बात को बड़ी लंबी आयु से ज्यादा वो मतलब रखता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने जीवन की क्वालिटी को प्राप्त कर लिया, तो फिर जीवन के क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है उनको। जहां उन्होंने अपने लाइफ की क्वांटिटी जो उनको प्राप्त थी, जो प्राप्त करना था, उनको प्राप्त करना 5 साल में पूरा हुआ तो 5 साल में जाना पड़ जाएगा, तो उन्होंने 32वें वर्ष में पाया जाना पड़ा। तो यहां देखा जाए तो आयु भाव में मंगल राहु की युति कुछ मामलों में, सिद्धि के मामले में, साधना के मामले में, रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में ऑपरेशन, दुर्घटना इत्यादि की संभावना, जलना, याद रखिएगा, जलने की संभावना किसी, विशेष करके अगर मान लीजिए किसी स्त्री की कुंडली हो, प्राय आपने सुना होगा कि स्टोव फट गया, ससुराल वालों ने ही जला दिया, इत्यादि इत्यादि, तो ये यहीं से होता है। मंगल राहु की युति पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये प्रबल दुर्घटना, जलना, आगजनी, एक्सीडेंट, किसी को किसी ने गोली मार दी या किसी ने राह चलते एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गई, तो यही मंगल राहु की युति पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये प्रबल संभावना बन जाती है। 9वां भाव, 9वां भाव में मंगल राहु की युति को मैं खराब नहीं कहूंगा, ये धर्म का भाव है। आमतौर पर अगर आप ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो इसे खराब वो कह देंगे। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो केवल और केवल आध्यात्म के दृष्टिकोण से 9वां भाव में मंगल राहु को देख रहे हैं, तो उनकी नजर में तो बहुत खराब है। लेकिन अगर आप आज के परिवेश में पूछें तो ये बहुत अच्छा है, जातक को भाग्य प्राप्त होता है, क्यों ना हो। पराक्रम भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होगी, दोनों के दोनों पराक्रम के कारक हैं। तो मैंने बताया था कि जो ग्रह जिस भाव में कारक होता है उस भाव पर अगर अपनी दृष्टि डाले तो उस भाव में उतना ही कारकत्व लाता है। तो पराक्रम पर दृष्टि मंगल राहु दोनों की पड़ेगी और दोनों के दोनों उस भाव के कारक हैं, फलस्वरूप अत्यंत पराक्रमी होगा ऐसा जातक। ऐसा नहीं कह सकते कि वो धार्मिक नहीं होगा, ये अलग बात है कि उसके धर्म में आडंबर होगा, दिखावा होगा। जरा सोच के देखिए कि शास्त्र उस धर्म को मानता है जहां आपके धर्म में दिखावा लेस मात्र न हो, लेस मात्र दिखावा न हो। लेकिन मंगल राहु की युति में इस बात की प्रबल संभावना बनेगी कि धर्म में दिखावा होगा।
इसलिए उसको ठीक नहीं कहते। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भाग्य के मामले में इसे कमजोर नहीं कहा जाएगा। धर्म दिखावे की ही हो आज के इस परिवेश में, जिसके पास बहुत बड़ा धन है और वो धर्म अगर कर रहा है तो वो तो यही चाह रख रहा है कि लोग मेरे नाम को जाने। अपना नाम छुपाने के लिए तो धर्म कर ही नहीं रहा है। तो फिर उस अवस्था में यहां पर मंगल राहु की युति को अच्छा कहेंगे। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी संभव है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी संभव है, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत लगातार बनी रह सकती है, पिता को ऑपरेशन, दुर्घटना, चोट चपेट की घटना उनके साथ हो, ऐसी परेशानी आएगी। लेकिन जातक के भाग्य की बात करूं तो उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, जातक के पास खुद का अपना भूमि भवन वाहन का प्रबल सुख होगा। छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध हो सकता है बहुत अच्छे न हो, लेकिन अपने पराक्रम और अपने पुरुषार्थ के बदौलत जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर लेगा जो उसको चाहिए। कुल मिलाकर के हमारी नजर में एक बात तो तय है कि ये मंगल राहु की युति 9वें भाव में हो तो आप उसे बहुत खराब मत समझिएगा। अब जरा सोचिए कि मंगल राहु की युति 9वें भाव में है और एकदम करीबी अंशों पर है, और इसी मंगल राहु की युति पर अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब तो दिखावा करते करते ऐसा जातक उच्च कोटि का धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। यात्रा खूब करेगा अपने जीवन काल में, यात्रा से खूब लाभ अर्जित करेगा। विदेश यात्रा, छोटी मोटी यात्राएं तो लगातार ही लगी रहेंगी। विदेशी धरती से भी उसको जीवन काल में धन प्राप्त होगा। भाग्य साथ चाहे कम दे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐसा जातक अपने भाग्य का लेखन स्वयं कर लेगा, क्योंकि वो पराक्रमी है और पराक्रम से तो भाग्य लेखन तो संभव ही है। अब मान लिया जाए कि ऐसे ही मंगल राहु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तब ऐसे मंगल राहु की युति पर गुरु की, बुध की, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो आप ऐसे जातक को धार्मिक दृष्टिकोण से कमजोर मत समझिएगा। धर्म के दृष्टिकोण से उसे कहीं भी कमजोर न समझा जाए। लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब तो हां, आडंबर होगा, धोखा होगा, पाखंड होगा। धर्म में उसके जितने भी होंगे सब धार्मिक कृत्य उसके दिखावे के लिए ही होंगे, ये सत्य है। लेकिन बाकी मामलों में अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र बुध की पड़ रही हो, शुक्र की पड़ रही हो, बलि चंद्रमा की पड़ रही हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की, तब भी स्थिति बहुत अच्छी है। चाहे भले केतु बैठे हैं साथ में तो मन उसका अशांत होगा, लेकिन इसके बावजूद वो धार्मिक होगा। जन्म कुंडली के 9वें भाव को अगर आप समझने का एक बार प्रयत्न करें तो केवल ये धर्म को ही मुख्यतः दर्शाता है और असल में धर्म ही सब कुछ है। और मैंने जब आपको अपने कार्यक्रमों में अब चर्चा की है तो असल में धर्म का अर्थ होता है अपना कर्तव्य, जो आपका शास्त्र विहित कर्म है उसको जानना, यही धर्म है। और जब आप अपने शास्त्र विहित कर्म को जानते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आप निसंदेह बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। और फिर जब आप अपने शास्त्र विहित कर्मों का पालन करते हैं तो आप भाग्यवान तो हैं ही, भाग्यवान तो आप हैं ही। आपसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा कि आप बिल्कुल जो सही बनाए नियम हैं, शास्त्रीय नियम, शास्त्रीयोचित, उस पर आप चलते हैं। तो आपसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु मंगल की युति है तो इससे डरिएगा मत, ये दुर्योग है। लेकिन याद रखिए कि जीवन में कई मामलों में यह दुर्योग आपका बेहद सहयोगी होगा, बेहद सहयोगी होगा। 3 भाव और बचे, और इन 3 भावों को तो भले आपकी कुंडली में न हो तब भी सुन लीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद आखिर में हो सकता है कुछ उपाय भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप इसको लेकर के अगर मन में चिंतित हो तो वो आपको दूर हो जाए, वो चिंता आपकी दूर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।